हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वह चेंज होएगा और टॉपिक का नाम है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। रक्त समूह रुधिर वर्ग भी बोलते हैं इनको। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। तो देखिए, जो ब्लड होता है यानी रक्त होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह का मतलब जैसे आप जानते हो, इसमें दो प्रकार के एंटीजन होते हैं रक्त में। एंटीजन, नाम सुना होगा, प्रतिजन बोलते हैं इनको हिंदी में। और एक और इसका नाम है एग्लूटिनोजन। 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 तो एंटीजन या एग्लूटिनोजन के आधार पर रक्त समूह जो है वह कितने, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के। किसकी, यानी आप तो ये याद रखो कि एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। लेकिन जो रक्त समूह है उनकी खोज, तो देखिए, रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और हालांकि मेन तो वैज्ञानिक यही था, लेकिन कई किताबों में ना विनर भी नाम मिल जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर विनर नामक वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों ने 1900 में रीचस मकाका बंदर, रीचस मकाका नामक बंदर में की थी। तो रुधिर वर्गों की जो है खोज सर्वप्रथम, मेन तो वैज्ञानिक वही है, कार्ल लैंडस्टीनर। साथ में जुड़ जाता है विनर नामक वैज्ञानिकों ने 1900 में रीचस मकाका नामक बंदर में की थी। काय की खोज, रुधिर वर्गों की जो खोज है वो। तो देखिए, जो रुधिर वर्ग है वह मतलब रक्त के जो समूह होते हैं, यानी रक्त जो है उसमें चार प्रकार के समूह पाए जाते हैं, उसी के अनुसार रक्त को दिया जाता है। तो जो रुधिर वर्गों के जो प्रकार है उनका निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। तो एंटीजन या एग्लूटिनोजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति 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 के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के
होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, मानव का या जो स्तनधारी उनका जो रुधिर वर्ग है उसको एबीओ तंत्र भी कहा जाता है, एबीओ तंत्र। याद रखना, एबीओ तंत्र का मतलब देखिए, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग। तो इसमें दोनों कंबाइंड, तो रक्त समूह जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। किसकी उपस्थिति? एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना एंटीजन का शब्द का अर्थ। तो देखिए, पहला रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप ए, ये वाला ब्लड ग्रुप। तो ये जो ए वाला ब्लड ग्रुप होता है उसमें यूं मानो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। एंटीजन ए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सामान्यतः जब अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं, उस समय एंटीजन को तो कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। एंटीजन 2 होते हैं, वही ए बी, और एंटीबॉडी ये क्या है? एंटीजन, एंटीजन, और एक होते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। तो ये प्रतिरक्षी जो होते हैं मतलब, और ये एंटीजन क्या कहलाता है? प्रतिजन। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इनको छोटे इससे प्रदर्शित किया जाता है, छोटे ए और बी से। तो ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें एंटीजन ए, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडीज बी उपस्थित होता है। एंटीबॉडीज क्या रहता है? बी उपस्थित होता है। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, तो बी में भी इसी प्रकार होता है। उसमें वही जिससे जिसका नाम होता है ना वही उसका एंटीजन रहता है। तो एंटीजन बी रहता है और एंटीजन और एंटीबॉडी ए रहता है। एंटीजन देख लो, अपन लैंग्वेज पढ़ी थी ना, एंटीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें जो एंटीजन है वो इसका प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें एंटीजन बी ए एवं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ये पाया जाता है इसमें। तो ये कौन सा रुधिर वर्ग है? बी वाला। इसके बाद है रुधिर वर्ग ए बी। तो ये जो रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ए बी। इसमें क्या होता है? एंटीजन बी, मतलब जो एंटीजन होते हैं ना ए और बी दोनों क्या रहते हैं? उपस्थित, जबकि एंटीबॉडीज जो दोनों रहते हैं वह अनुपस्थित। तो एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित, दोनों उपस्थित, किंतु एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए एवं बी दोनों अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित होते हैं, दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो रुधिर वर्ग जो है ना ए बी उसके आधार पर है। तो जो रुधिर वर्ग ए बी होता है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों रहते हैं, जबकि एंटीबॉडीज ए और बी अनुपस्थित रहते हैं। और जो रुधिर वर्ग ओ आएगा उसमें दोनों का क्या हो जाएगा? उल्टा,
ये दोनों क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, और जबकि वो एंटीबॉडीज उपस्थित रहेंगे। तो देखिए इसमें एक और लैंग्वेज ये करा देते हैं या बाद में लिखा देंगे फिर। ये तो सर्वात्रिक जो है ना ग्राही कहलाता है भाई, इसमें दोनों ही अनुपस्थित है ना, इसलिए प्रतिरोध नहीं करेंगे, ये आसानी से क्या होगा, रक्त ले सकेगा ये। इसलिए ए बी रक्त समूह को क्या कहा जाता है, सर्वात्रिक ग्राही कहा जा सकता है, यानी कि सबका रक्त ले सकता है ये। ओ तो इसका इसके विपरीत चलेंगे, अर्थात एंटीजन और ए और बी दोनों अनुपस्थित। एंटीजन ए व बी दोनों अनुपस्थित, उपस्थित, दोनों अनुपस्थित, एवं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए एवं बी दोनों दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से चीजें इसकी मेन पॉइंट याद रखना। तो ये जो बीच में से आते हैं क्वेश्चन इसी हिसाब से बनते हैं ये। तो देखिए एंटीजन ए और बी कौन से वाले में, ओ में, दोनों अनुपस्थित रहते हैं, जबकि एंटीबॉडी दोनों क्या रहते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। इसलिए ये रक्त सर्वात्रिक ग्राही था, तो ये रक्त सर्वात्रिक दाता कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वात्रिक दाता। तो ऊपर लिखते हैं इसको, ये अच्छी तरह से आपको इस तालिका को याद कर लेना, इसके अनुसार आपको याद रहेगा। वो यही तो आप जानते हो, ए वाले को ए देते हैं, बी वाले को बी देते हैं, ए बी वाले को ए बी, ओ वाले को ओ दिया जाता है। लेकिन ए बी वाला जो है वो सबका रक्त ले सकता है, और ओ जो है सबको रक्त दे सकता है। लेकिन याद रखना, व्यवहारिक रूप से कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी ए वाले को ए वाला ही देंगे, बी वाले को बी वाला ही देंगे। और यहाँ तक ए बी वाला है अगर, तो आपने देखा ना ए बी वाला तो सबका रक्त ले सकता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको देखे ए बी वाले को आवश्यकता पड़े तो ओ का भी दे सकते हैं, और ए का भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं। लेकिन कभी भी डॉक्टर व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं करते, नहीं देंगे उसको, ए बी वाला ही देंगे। क्योंकि इसमें कई फैक्टर होते हैं जो अंदर रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब एक तरह से रिस्क रहती है कहीं। ठीक है अपन व्यवहारिक रूप से पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है, अध्ययन कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने ऐसा किया है। मतलब ये चीजें याद रखना। तो आगे आगे बढ़ते हैं अपन, दो तीन चीजें नोट करनी इसमें। रक्त यानी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वात्रिक ग्राही ग्राही कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि सबका रक्त ले सकता है। ये लिखने की जरूरत है, सबका रक्त ले सकता है, ग्राही को मत समझिए। ठीक उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ को सर्वात्रिक दाता, सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, कहा जाता है। यानी ये सबको रक्त दे सकता है। कौन सा वाला, ओ वाला। इस प्रकार से ये, और इसके बाद अध्ययन कर रहे हैं हम। तो ये दो तीन चीजें थी इसमें, दो ये चीजें एंटीजन के हिसाब से याद रखना है इसको। अब चल रहे अपन रक्त स्कंदन।
यानी रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, इसको रक्त स्कंदन भी कहते हैं, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन। और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, जैसे है ना, जो होता है ब्लड क्लोटिंग भी कहते हैं, और इसको कोगुलेशन भी कहते हैं, ब्लड क्लोथिंग, ब्लड क्लोथिंग। इसकी प्रारंभिक जानकारी देता हूँ विस्तार से, तो कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो एक और टॉपिक रहेगा RH कारक, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो ब्लड क्लोथिंग का मतलब होता है शरीर में कोई भी जब चोट लगती है, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद ही रक्त का थक्का जम जाता है, यानी लगातार रुधिर बहता नहीं है। तो ये जो चोट लगने के बाद रुधिर का जो थक्का बनता है वो भी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत रुधिर का जो थक्का है ना अपने आप ही जम जाता है। तो ये क्षमता भी किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है, यानी ब्लड के अंदर जो है ना रक्त का थक्का जमाने वाला कारक पाए जाते हैं। तो रक्त में तो दोनों ही कारक हैं, रक्त में एक कारक होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, और एक कारक है जो रक्त का थक्का भी जमाता है। तो इसमें देखेंगे पर रक्त का थक्का को नहीं जमने देता है तो वो होता है हीपेरिन, हीपेरिन। ये हीपेरिन आप देखो कई बार जैसे मस्तिष्क में या रक्त वाहिनियों में जो क्लोथिंग हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस कहा जाता है रक्त का थक्का जमने की, या थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस रक्त का जो थक्का हो उसको कहा जाता है। तो थ्रोम्बोसिस की जो क्रिया है, तो ये हीपेरिन क्या है? थ्रोम्बोसिस की क्रिया को रोकता है। तो कभी भी रक्त वाहिनी मस्तिष्क में जब रक्त का थक्का जमते मतलब थोड़ा कम होता है तो एक निश्चित एवरेज में, तो वह हीपेरिन के द्वारा उसको पिघलाया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। तो इसके इंजेक्शन लगते हैं, किसके? हीपेरिन के। और हीपेरिन जो प्राप्त होता है वो हीरोडिन, हीरोडिन नामक पदार्थ होता है ये, हीरोडिन। और हीरोडिन जो पदार्थ है वो किससे बनता है? हीरोडिनेरिया से, हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया, यानी इसका अर्थ होता है ये वर्ग इसका नाम है जोक, तो जोक से प्राप्त किया जाता है ये। तो अगर देखें तो जोक से हीरोडिन प्राप्त करते हैं, फिर हीरोडिन से हीपेरिन का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक और याद रखना, हीपेरिन का जो निर्माण है अपने किसके अंदर, कौन से अंग में होता है? यकृत में होता है। तो यकृत भी क्या करता है? हीपेरिन का निर्माण करता है। इसलिए अपने रक्त परिसंचरण में कभी भी रक्त का थक्का नहीं जम जाता है, नहीं जमता है। वो बात अलग है, कोई फैक्टर आ जाते हैं या कोई शारीरिक कमजोरी रहती, कई चीजें रहती है जो अपने आप ही रक्त का थक्का जमा, जैसे कोलेस्टेरोल ज्यादा अगर बढ़ जाए तो रक्त का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे कई चीजें रहती है। तो जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अध्ययन कर रहे हैं ब्लड क्लोथिंग, यानी रक्त का थक्का जमने की क्रिया। तो कहां से कौन सी रक्त कणिकाएं इसको प्रारंभ करती है? आपको भी बताया था रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के, RBC, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटिलेट। तो ये जो क्रिया होती है प्लेटिलेट में, प्लेटिलेट्स जो होती है, अर्थात कौन सी रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, RBC, WBC, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है यानी प्लेटिलेट, इसमें रक्त स्कंदन की क्रिया होती है। जब कहीं भी शरीर में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद प्लेटिलेट फट जाती है, और प्लेटिलेट के फटने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रसायन स्रावित होता है। कल बताएंगे क्रिया को इसको। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रसायन बनता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? अपने आप ही रक्त में बदल जाता है, ये प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है
ये एक तरह से क्या रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, ब्लड में निष्क्रिय अवस्था में। तो ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और सक्रिय जो थ्रोम्बिन है वो ब्लड में रहता है फाइब्रिनोजन, एक कारक रहता है फाइब्रिनोजन। और कैल्शियम डीथेनाइन, दोनों इसको क्रिया करके इसको किस में बदल देते हैं, फाइब्रिन में बदल देते हैं। या फिर इसको करवा ही देते हैं इसका नाम। तो देखिए प्लेटिलेट्स का फटना, प्लेटिलेट्स का फटना, प्लेटलेट का फटना। तो इनसे स्रावित होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक मतलब रसायन होता है जो इनके फटने से, यानी थ्रोम्बोसाइट, यहाँ थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं इसको, याद है आपको चित्र। तो कौन निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किस में बदल जाता है फिर बाद में, प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो बदल जाता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय। जबकि ये क्या रहता है, सक्रिय रहता है। आगे जाकर के जो है ना ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय नामक एक अलग ही पदार्थ रहता है जो क्या करता है, इसको उत्प्रेरित करता है आगे की क्रिया को। तो इसके बाद है फाइब्रिनोजन, ये ब्लड में घुला रहता है, पहले से अलग से निर्माण नहीं हुआ, ब्लड में पाया जाता है ये। तो फाइब्रिनोजन, तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये क्या है, ये घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील पदार्थ। तो ये अघुलनशील पदार्थ यानी कि फाइब्रिन में बदल जाएगा, ये फाइब्रिन में बदल जाता है। क्या है ये, अघुलनशील पदार्थ है, उसमें बदल जाएगा। और ये जो जैसे यहाँ चोट लगी तो ये ब्लड के रूप में बाहर निकला। अब ये जो है ना ब्लड के, यहाँ तो क्या था, ये घुलनशील था, लेकिन जो ये हवा लगी वायु से क्रिया करके, कई फैक्टरों से क्रिया करके ये जो ना तंतुनुमा बन जाते हैं, से यानी इसके रेशे बन जाते हैं। नाम देख रहे हो ना, अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन है इस प्रकार से। और इनमें रक्त कणिकाएं फंस जाएगी इनमें, और धीरे धीरे पपड़ी जम जाएगी, तो रक्त का थक्का जम जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की क्रिया करते देखे, ये प्रोथ्रोम्बिन ये इसको इसमें बदलता है ये, और फिर ये जो है थ्रोम्बिन जो है इसको, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर रक्त स्पंदन की क्रिया होती है। तो प्रोटीन के नाम याद रखना आप बस, ये प्रोटीन है, ये तो स्रावित होता है इनके फटने से, और बाद में ये थ्रोम्बो जो है ना प्लास्टिन, वो प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है जो कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है। यानी मानो कि इसकी कुछ मात्रा ब्लड में भी निष्क्रिय अवस्था में हो सकती है ना। तो ये एक दूसरे से क्रिया करके फिर किस में बदल जाते हैं, सक्रिय पदार्थ थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। ये इसका निर्माण नहीं होता, ये ब्लड में पहले से ही रहता है ये। तो ये फाइब्रिनोजन है, तो ये थ्रोम्बिन से क्रिया करता है, और यहाँ रहता है कैल्शियम डीथेनाइन से क्रिया करके, और ये जो है घुलनशील प्रोटीन है वो अघुलनशील प्रोटीन में बदल जाता है। धीरे धीरे घाव वाले स्थान पर क्या है, ये इसके तंतु बन जाते हैं, रेशे बन जाते हैं, उसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है, अटक जाती है, और इसलिए धीरे धीरे रक्त का बना बंद हो जाता है। और एक रोग ऐसा भी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है कभी भी, तो उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। उसका नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये आनुवंशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। बाकी कल पढ़ेंगे।